सभी का स्वागत है नागरकोटी जी का, शोभा जी का, पिंकी जी का और जो भी लोग हमसे वर्तमान में हमारे ऑनलाइन सेशन में लाइव जुड़े हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी हमने नई यूनिट शुरू करी है। जिस नई यूनिट में हमारी 4 क्लासें हुई है, आज उसी की 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम जो हल्का सा हमारा जो अरस्तु का जो कुछ पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट पे डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं आज हम अरस्तु को खत्म करेंगे। तो अरस्तु को हमने राज्य का सिद्धांत पढ़ा, अरस्तु को हमने दास का सिद्धांत पढ़ा, अरस्तु को हमने नागरिकता का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। अरस्तु की हमने शासन व्यवस्था पढ़ी कि कौन शासन व्यवस्था की समर्थन करता है। इस तरीके से हमने अरस्तु को लगभग पढ़ लिया है। आज हमारे पास जिस विषय जो अरस्तु का जो सिद्धांत है, वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से अरस्तु के सिद्धांत का वो बेसिक कंसेप्ट भी है। वो क्या है? वो है क्रांति का सिद्धांत। अगर बेसिकली जब हम अभी सुन रहे हैं कि क्रांति का सिद्धांत, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैसा क्रांति का सिद्धांत नहीं है जैसे मार्क्स का है। मार्क्स क्रांति करने के लिए क्रांति का सिद्धांत देता है, ये क्रांति ना हो इसलिए क्रांति का सिद्धांत देता है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बताया, ये मध्य वर्गीय व्यक्ति है। इस हर चीज इसमें ये ना ज्यादा बहुत आदर्शवादी है और ना ज्यादा बहुत ही ऐसा व्यक्ति है। ये मिडिल वे में अपनी बात करता है, या मध्यम मार्गी थिंकर हम इसको जानते हैं और हमको पहचानते हैं। तो इसी में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी स्टेट है, जो इनकी जो सिटी स्टेट है, एक्चुअली में सब कुछ तभी व्यवस्थित रहेगा जब वहां पर क्या होगा, जब वहां पर एक समन्वय हो, या एक ऐसा हो, एक जो शासन हो, वो एक स्थिर शासन हो, एक ऐसी व्यवस्था हो जहां स्थायित्व हो। बेसिक सी चीज देखा जाए तो ये व्यक्ति अपने एथेंस में या अपने राज्य में क्या चाहता है? ये चाहता है कि किस तरीके से स्थायित्व बना रहे, और उस स्थायित्व को समस्या क्या देती है? एक ही चीज समस्या देती है, वो है क्रांति। क्रांति का डर कि कहीं शासन ना बदल जाए, कहीं कोई आक्रमण ना कर जाए, कहीं अंदर ही विद्रोह ना हो जाए, कहीं राजा की हत्या ना हो जाए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये जो क्रांति का सिद्धांत देगा, उस क्रांति के सिद्धांत में बेसिक से ये बताएगा कि आखिर क्रांति होती क्यों है और उससे बचा कैसा जा सकता है। सिंपल सी बात, ठीक। तो ये क्या कहता है कि क्रांति होती क्यों है और उससे बचा कैसे जाएगा, इस विषय में पूरे का पूरा सिद्धांत में बात करेगा। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो किस कहाँ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है यूनानी राज्य की, वही जहां पर रहता है। यूनानी जो राज्य नगर है, वहां पर क्या है? जो अस्थिरता है, ठीक। वहां पर शासन का पता ही नहीं है कौन शासन कर रहा है, कभी कौन इधर से एथेंस का झगड़ा कभी स्पार्टा से हो रहा है, कभी किससे हो रहा है। तो ये चाहता है कि क्या हो, एक ऐसा व्यवस्था हो जहां पर क्या हो, जहां पर स्थायित्व हो, और उसी स्थायित्व के लिए अपनी पूरा का पूरा जो दर्शन है वो दे रहा है। उसी स्थायित्व के लिए इसने अब राज्य का सिद्धांत कुछ से समझाया, पहले पूरी तरीके से, फिर उसने नागरिकता का सिद्धांत बताया, फिर उसने उसके बाद दास का सिद्धांत बताया, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो बता रहा है, ये इसीलिए बता रहा था कि क्या हो, स्थायित्व हो सके। पहली चीज इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा है कि शासन का मतलब क्या कह रहा है कि क्रांति का हर अर्थ क्या है इसके मतलब, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? अरस्तु के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अरस्तु का मानना है कि किसी भी प्रकार की अगर प्रणाली जो है, अगर वो चेंज हो रही है तो वो क्रांति है। सिंपल से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कहीं लोकतंत्र है, वहां पर राजतंत्र आ गया तो वो भी क्रांति है। कहीं राजतंत्र है, वहां पर लोकतंत्र आ गया तो वही भी क्रांति है। कहीं गणतंत्र है, वहां की जगह मोनार्की आ गया तो वो भी क्रांति है। कहीं विधि का शासन है, वहां पर विधि का शासन हटाकर क्या कर दिया गया है, सारी की सारी सोवर्निटी किंग के पास चली जाएगी तो वो भी क्रांति है। तो ये किसी भी प्रकार का अगर क्या हो रहा है, अगर जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है जिससे गवर्न हो रहा है, अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलता है? उसको क्रांति बोलता है। बेसिक शब्दों में क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी शासन प्रणालियां है, जो भी शासन प्रणाली, शासन प्रणालियों में देख सकते हैं कि जितनी प्रकार की मैंने अभी शासन प्रणाली आपको बता रखी है। अभी और खास करके हम तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे, वहां पर हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों को, पर बेसिकली आपको लगभग सारी शासन प्रणालियां पता है। तो ये क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कहीं पर कोई भी शासन प्रणाली है और उस शासन प्रणाली में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रांति कहेंगे। या सत्ता परिवर्तन हो रही है, उसको क्या कहेंगे? क्रांति कहेंगे। सत्ता जनता के साथ पास से कहां चली गई, कुछ लोगों के हाथ में चली गई तो वो भी क्रांति है। कुछ लोगों के हाथ से एक व्यक्ति के हाथ में चली गई तो वो भी क्रांति है। सब लोगों के पास चली गई तो वो भी क्रांति है। तो ये सब की सब क्या है? क्रांतियां हैं। क्लियर? इस आधार पर क्या करता है? क्रांति को नोटिफाई करता है कि अगर ये चीजें होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये हो गई है क्रांति, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ये क्रांति के 2-3 कुछ कारण बताता है, जिसमें से कुछ विशेष कारण है, कुछ ये है।
ठीक है। तो ये क्या कहता है कि क्रांति का क्या है कि विशेष आगे कि प्रत्येक व्यवस्था में भिन्न भिन्न है, हर जगह भिन्न भिन्न, हर जगह पे क्रांति के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, विशेष मतलब हो सकता है कि मोनार्की में अलग कारण हो सकता है कि डेमोक्रेसी में क्रांति के अलग कारण हो। जरूरी नहीं है कि जो व्यवस्था है सब जगह क्रांति के एक ही नियम है, हर अलग अलग व्यवस्था में अलग अलग क्रांति के कारण हो सकते हैं। परंतु अगर मोटा मोटा देखा जाए, जो लगभग हमको हर जगह देखने को मिलेगा कि क्रांति क्यों होती है, तो उसके कुछ सामान्य से कुछ पॉइंट्स है जिनके आधार पर हम कहते हैं कि इन आधारों पर क्रांति है। ऐसा नहीं है कि जहां पे लोकतंत्र है वहां पर हो सकता है, वहां पे क्रांति का अलग रूप होगा। जहां पर क्या है मोनार्की है वहां पे हो सकता है अध्यक्ष अलग रूप होगा। जहां पर क्या है, जहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम है वहां पर क्रांति का अलग रूप होगा। जहां पर क्या है, जहां पर हो सकता है कि जो आर्मी रूल है वहां पर क्रांति का अलग रूप हो सकता है। तो विशेष परिस्थितियों में अलग अलग इसमें अलग अलग हो सकती है। परंतु अगर हम कॉमन वे में देखें कि बेसिकली क्रांति होती क्यों है, ठीक, तो उसमें क्या कहता है, उसमें एक बहुत बेहतरीन बात बोलता है कि देखिए सबसे पहले अगर हम कहीं पर भी क्रांति की बात करेंगे कि क्रांति हो क्यों रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है असंतोष या अन्याय के फैलना। जो शासन सत्ता पे बैठा है, जिसके ऊपर शासन की जो अभी रूल कर रहा है, अगर उन लोगों के प्रति या उस व्यवस्था के प्रति जो आम जनता है उनमें या तो असंतोष हो जाए, या वो लोग क्या करने लग जाए, अन्याय करने लग जाए, या ऐसा रूल करने लग जाए कि जैसे नियम कानून बनने जिससे न्याय की जगह क्या होने लग जाए, अन्याय होने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो वहां की जो जनता है या वहां के जो लोग हैं वो क्रांति के लिए क्या होते हैं, वो क्रांति के लिए मजबूर जाते हैं, या उनके अंदर एक तरीके से उस सत्ता के प्रति असंतोष। देखो आपने देखा होगा 2014 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब मैं लोग कहते हैं कि बहुत डायनेमिक लीडर है इसलिए वो आए। मैं कहता हूं हाँ हो सकते हैं डायनेमिक लीडर हो सकते, कोई समस्या नहीं है। परंतु मेन चीज क्या था, मेन चीज जो था, जो सत्ता परिवर्तन का था, वो था जो यूपीए गवर्नमेंट है उसके प्रति असंतोष। और इसी असंतोष में आपने देखा होगा, इसी असंतोष का एक कारण हमने देखा था अन्ना का आंदोलन। जो अन्ना का जो आंदोलन आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है, इसी जो सत्ता के प्रति जो असंतोष था वही आया है। और उसकी वजह से क्या हुई है, उसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हो गई है। तो ये भी एक तरीके की क्या हुई है, क्रांति ही कह सकते हैं हम इसको भी। जहां पर पूरा शासन प्रणाली बदल दी ना, माना कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई लोग आएंगे चुन के आएंगे, परंतु अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी एक क्रांति का ही हम रूप कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी क्या था, असंतोष था जनता में। बहुत सारे घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले थे जो हर दिन पेपरों में दिखने को मिलते थे। तो उससे जनता में असंतोष फैला, उस संतोष के कारण एक आंदोलन उत्पन्न हुआ, पूरे देश ने उसका समर्थन किया और बीजेपी को फ्री में बनी बनाई, फ्री में तो नहीं कहेंगे परंतु काफी हद तक बीजेपी को क्या मिल गई, एक तरीके से फ्री हिट मिल गई और बीजेपी ने बढ़िया बैटिंग करी, छक्का मारा और आज उसका फायदा उठा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल करने वाले व्यक्तियों में शुमार हो गए। समझ में आ रहा है, पहली चीज। दूसरा, अगर क्या हो, जो सत्ता में लोग बैठे हो वो क्या कर रहे हो, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हो या अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए क्या कहता है, जो सत्ता और जो जिनके पास क्या है विशेषाधिकार है, अगर उनके वो क्या करने लग जाए, वो किसी तरीके से ऐसा काम करने लग जाए जहां से क्या हो जाए, जनता के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाए, या वो ऊंच नीच करने लग जाए, या ऐसे कानून बनाने लग जाए जो जनता के लिए दमनकारी है। ठीक, इस क्या कहता है, शासन वर्ग में भ्रष्टाचार। अगर शासन वर्ग में भ्रष्टाचार हो गया तब भी जनता का शासन के प्रति से क्या उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है। और जब ऐसा भरोसा उठ जाता है तब भी वहां पर क्या होती है, क्रांति का जन्म लेती, क्योंकि लोगों को लगने लग जाता है कि ये व्यक्ति तो भ्रष्ट है, ये तो अपने लिए कर रहा है, जबकि ऊपर जो बैठा हुआ है वो क्या है, राजा सेवक है। ऐसे खैर इंडियन फिलोसफी में सेवक माना जाता है, खैर तो इंडियन फिलोसफी में भी नहीं बचा, क्योंकि इंडियन फिलोसफी के लिए इंडियन लोग होने की आवश्यकता है और भारत में इंडियन बाई बर्थ है, खाली बाई कल्चर अब बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को इंडियन कह सकते हैं कि मैं बाई कल्चरल इंडियन हूँ। हाँ, बाई बर्थ लगभग सब अपने आप को भारतीय होने का दावा ठोकते हैं, परंतु भारतीय होने का मतलब भारत में पैदा होना नहीं होता है। भारतीय अपने आप में एक संस्कृति है, उस संस्कृति को अगर कोई माने तभी हम वहां भारतीय कहते हैं। और वहां पर हम ये कहते हैं कि जो राजा है वो क्या कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। परंतु आज का मॉडर्न जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को
वो बंदा बहुत पहले समझ गया था। कौन? अरस्तु जी महाराज। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर शासन भ्रष्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा, इसका ही जीता जागता एग्जाम्पल हमको धनानंद वाला कंसेप्ट दिखता है। वहां पर भी शासन भ्रष्ट हो गया था। जब शासन भ्रष्ट होता है तो वहां की जनता के अंदर उसके खिलाफ क्या भर जाता है? आक्रोश भर जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर गलती से अगर कहीं कोई इनको अच्छा लीडर मिल जाए तो ये आगे चैलेंज भी करने लग जाते हैं। तो ये भी क्रांति का क्या बनता है? एक कारण। इसके साथ साथ विभिन्न वर्गों में संघर्ष। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी देश को चलने के लिए, किसी भी देश को क्या करना है, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, इकोनॉमिकली डेवलपली जो भी करना है, जैसे भी करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पीस। अगर आप देख रहे होंगे चाइना में इतना स्पीड से ग्रोथ क्यों हुआ, उसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वहां पर क्या है, जो जितने भी आप वर्ग है उनके बीच में, चाहे वो डर के मारे ही क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के डर के मारे ही क्यों ना हो, परंतु क्योंकि वहां पर पीस है तो वहां पर विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है? बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर आके इन्वेस्ट करती है। भारत में आपने भी बहुत बेहतरीन एग्जांपल अभी आया है, हम इसको पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ पहलगाम में। अब उस हमले के पीछे अगर हम देखा तो आतंकवादी अटैक है, हम इसको कह सकते हैं। परंतु अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे पीस हो रहा था, वहां पर वेस्ट बहुत बड़ी बड़ी दूर दूर की कंपनी आ रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, और उसको भी क्या करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो क्या किया गया है? वो हमला किया गया है, जिससे क्या होगा? जिससे जो वर्ग है उन वर्गों में संघर्ष होगा, और जब वर्गों में संघर्ष होगा तो ना ही उसका डेवलपमेंट होगा, कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक कि आगे आने वाले समय में ये तक हो सकता है कि ये वर्ग संघर्ष इस लेवल में बढ़ जाए कि कोई एक वर्ग आपस में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, और कुछ जगह एक कोई कब्जा ले, कुछ जगह कोई कब्जा ले। जैसे आपने देखा होगा यमन में क्या है, इधर एक तरफ कौन है? ईरान समर्थित हुती विद्रोही, एक तरफ कौन है? सऊदी अरेबिया के समर्थक लोग। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं, वो आपस एक ही जैसे लोग हैं, एक ही साथ के लोग हैं। आपने देखा होगा सीरिया में अभी उसको वहां के जो राष्ट्रपति था, उसको उसने बेचारे ने कहा शरण ले रखी है, उसने शरण ले रखी है उधर जाके रूस रशिया में। क्या दिक्कत थी? वहां पर जितने भी आपस में जो वर्ग थे वो आपस में ही लड़ गए, आपस में ही नहीं, तो वहां पर भी क्रांति हुई, वहां का राजा बदला। तो ये सारे के सारे मेन चीज क्या होते हैं? मेन की फैक्टर माने जाते हैं किसी भी क्रांति के। और क्रांति कभी भी सही नहीं होती है, क्योंकि क्रांति से क्या हो जाता है? आपका विकास, आपकी जो भी आपकी ग्रोथ है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? हमेशा के तो नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं बाधित होती हुई हमको दिखाई पड़ती। क्लियर? इसके बाद ये क्या कहते हैं कि जब क्या होगा, अयोग्य लोगों को सम्मान मिला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन आरोप लगता है। क्या आरोप लगता है? कि भाई यहां पर क्या लिया जा रहा है? घूस दे के लोगों को क्या दिया जा रहा है? घूस दे के अवार्ड दिए जा रहे हैं, लोगों से पैसा लेके लोगों को नौकरियां दी जा रही है। योग्य लोगों को जो सीट है, जिस सीट पे योग्य व्यक्ति आना था उस सीट पे अयोग्य व्यक्ति आ रहा है। उससे क्या हो रहा है? उस योग्य व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से क्रांतियों की बीज कहीं ना कहीं उस समाज में या उस व्यक्ति के अंदर फूटे गया, उस सरकार के प्रति जिसके साथ क्या हुआ है? जिसके साथ ही अन्याय हुआ है। क्लियर? कोई समस्या? तो क्या है, अगर कभी अयोग्य लोगों को क्या किया जाए? अयोग्य से मान लिया जाए। कोई योग्य व्यक्ति है जिसने सब कुछ अच्छा किया है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, और जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, सिर्फ चाटो काटा चापलूसी करी, उसको बड़ा बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। तो सम्मान भी ये क्या कहता है? सम्मान भी उसको देना चाहिए जो सम्मान का हकदार हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी, किसी ने कहा कि सर क्या बात है आज तो आप बहुत, खास करके अगर कभी आप कॉर्पोरेट में देखोगे तो वहां पर चापलूसी का, खैर चापलूसी का तो हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता, कि आपने बटरिंग करी, आपका काम बन गया, वहां पर भी क्या होता है? तब भी मैं छोटे लेवल के एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति डिजर्विंग होता है उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति डिजर्विंग नहीं होता है उसको मिल जाता है। तो इसको आप ऑफिस लेवल में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको देखना है उस ऑफिस का एटमॉस्फेयर ही पॉजिटिव नहीं होगा। वहां पे लोग क्या कहेंगे? आपस के अंदर ही क्या होगा? संघर्ष हो रहा होगा। और यही संघर्ष जब हम किस पे देखते हैं? बड़े लेवल पे देखते हैं, देश के लेवल पे देखते हैं, तो वही क्रांति को जन्म देता है। ये इसके सामान्य उदाहरणों में से एक। ठीक,
उसके बाद क्या कहता है, विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन, वही जब अलग अलग क्षेत्रों में क्या ना हो, सामंजस्य की स्थापना, सामंजस्य स्थापित ना हो और असंतुलन बना हो, तब भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रांति होने की संभावना है। तो ये कुछ विशेष लक्षण थे जिनके आधार पर अरस्तु क्या कहता है कि क्रांति संभव है या क्रांति होने के चांसेस क्या है देखे जा रहे हैं। क्लियर? यहां तक किसी को समस्या, किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये हमने क्या देखे, हमने देखे क्रांति के कारण। अब देखेंगे क्रांति से बचने के उपाय। ध्यान रखिएगा दो चीजें, क्या हमने अभी क्या देखा कि किन किन चीजों से क्रांति हो सकती है। अब हमने ये देख समझ लिया, अब हम इसके बाद समझेंगे कि क्रांति से कैसे बचा जा सकता है। यहां तक किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। नीलम जी क्लियर है? क्लियर तो लिखिए जय हिंद ताकि हम आगे बढ़ सके। क्लियर है? शोभा जी क्लियर है? नेक्स्ट। तो क्लियर है ये क्रांति के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे क्रांतियां हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्रांति से बचने के उपाय। देखिए ये क्या कहता है कि सबसे पहले अगर क्रांति से बचना है तो क्रांति से बचने का क्या है, सबसे पहला उदाहरण कि कहीं पर अन्याय ना होना दिया जाए। क्योंकि जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी लोगों को क्या होगा, ऐसा अनुभूति होगी कि अन्याय हो रहा है। अन्याय बहुत तरीके का हो सकता है पैसे वाला गरीब के ऊपर कर रहा है, हो सकता है पावरफुल आदमी कमजोर लोग के ऊपर कर रहा है, हो सकता है बॉस किस साथ कर रहा हो, एम्प्लॉय के साथ कर रहा हो। ऐसे हर अलग अलग लेवल पर अन्याय, घर के लेवल पे भी अन्याय हो सकते हैं। तो अगर कभी भी सरकार को या राज्य को लगे कहाँ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और उस अन्याय क्या करना चाहिए, निवारण करने के तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या कहता है कि जो शासन है, शासन कैसा होना चाहिए, सहमति पर आधारित होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए। इसीलिए इसके यहाँ पर क्या है, इसके यहाँ लोग ही बहुत कम है और वो सबके सब दिखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो अपने लिए खुद कानून बना रहे हैं, खुद शासन कर रहे हैं। ये वही जैसा इसकी डेमोक्रेसी है, इसकी डेमोक्रेसी बिल्कुल वैसी लगेगी जैसी हमारी रूसों का, जब हम देखेंगे ना, क्या खैर रूसो तुम्हारे पास है नहीं, सामाजिक समझौता हम देखेंगे रूसो वाले का, तो वहां पर जो जिस डेमोक्रेसी की बात वो करता है लगभग वैसी ही डेमोक्रेसी हमको यहाँ पे दिख रही होती है। परंतु तो सबको कहता है कि सब होने चाहिए, परंतु ये क्या कह रहा है, इसके तो नागरिक ही कम है। तो जब इसलिए इसने पूरी व्यवस्था ऐसी बना रखी है ताकि क्या हो सके, शासन कैसा चलाया जा सके, सहमति से चलाया जा सके। और जहां पर शासन सहमति से चलता है वहां पर क्रांति के आसार कम होते हैं, और जहां पर शासन में सहमति नहीं होती है वहां पर क्रांति की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? दूसरा क्या कहता है कि ध्यान रखिएगा हर एक देश का कानून होगा, हर एक देश के नियम होंगे। ठीक है, हर एक देश की पॉलिसी होगी, और इसी तरीके से हर एक देश का वो जो सारी चीजें होगी वो मिलके क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। और जिस तरीके का संविधान बना हुआ है उसे संविधान के आधार पर ही क्या होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा चाइना में अभी तक क्रांति नहीं हुई है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि चाइना की जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर कम्युनिज्म के आधार पर ही तैयार की गई है। उनको उसी व्यवस्था के आधार पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे देशों में ऐसा है कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम किसी और तरीके का, कॉन्स्टिट्यूशन किसी और तरीके का। खास करके ये दिक्कत भारत में दिखती है। भारत में बहुत पता नहीं, बहुत खिचड़ी पकी हुई है। खैर समय लगेगा, हो जाएगा सही। क्लियर? तो संविधान के अनुकूल क्या होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, संविधान के अनुकूल होनी चाहिए, पहली चीज। उसके बाद उनको अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, जब अपने राष्ट्र के प्रति आपके पास क्या हो, आपके पास अनुशासन हो, आपके अंदर राष्ट्रवाद हो, और आप जो देश जो कह रहा है उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप क्या हो, सज्ज हो। या आपके अंदर ये हो कि जो सरकार है, ये सरकार कोई और नहीं, मेरी ही सरकार है, मैं ही हूं, और जो ये कह रहा है वो मेरे को मानना है। जब आपके अंदर वो आज्ञा पालन या वो राष्ट्रवाद जैसा भाव होगा तब भी हमको क्या देखने को मिलती है, तब भी हमको देखने को मिलती है कि क्रांतियों को रोका जा सकता है।
क्लियर। इसके अलावा छोटे छोटे परिवर्तनों के प्रति सतर्कता, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं पर हो सकता है छोटा छोटा सा चेंज हो रहा हो, परंतु वो छोटा चेंज कब बड़ा बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि अन्ना के आंदोलन से, क्या अन्ना का जो आंदोलन है उससे क्या हो जाएगी, एक आम आदमी पार्टी आएगी जो दिल्ली में क्या करेगी, लगभग 10 साल शासन करेगी, उसके बाद कहाँ करेगी, उसके पंजाब जैसे राज्य में भी क्या करेगी, शासन बनाएगी। अगर अन्ना की मांगों को उस टाइम जब वो स्टार्टिंग में बैठे थे उसी टाइम मान लिया जाता तो क्या लगता है कभी आम आदमी पार्टी बनती? नहीं बनती। तो अगर इसे छोटे छोटे इवेंटों के ऊपर भी हमको कार्य करनी चाहिए, हमको सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे इवेंट कब बड़े हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कभी कुकी और मैती आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, वो भले ही वो दिखने में छोटा, स्टार्टिंग में जब हुआ होगा तो बहुत छोटी तक इस लेवल पे शुरू हुआ होगा, अगर हमने उसी टाइम उसको अगर एग्जामिन कर लिया होता तो वो इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। रोहिंग्या वाला मुद्दा जो है वो कितना छोटा मुद्दा था, अगर हम उसको उसी टाइम ध्यान देते आज वो कितना बड़ा मुद्दा। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी जो परिवर्तन हो रहे हैं, अगर उन पे हम सतर्क नहीं रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम पर क्रांतियों की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो है तो बहुत छोटी, परंतु अपने आप में कहीं ना कहीं क्या रखती है, अपना उनका एक स्थान होता है जो बाद में बड़ी घटनाओं भी बन सकती है, यहाँ तक कि आपके क्रांति का कारण भी बन सकती है। क्लियर। इसके बाद क्या कहता है, सत्ता एवं समान वितरण न्याय। जो सत्ता है उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि सत्ता के ऊपर क्या हो कि कुछ ही लोग डिपेंडेंट हो। वो सत्ता जो होती है वो समान रूप से सबके लिए न्यायोचित रूप से वितरित होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो उसके लिए कैपेबल है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो तब हमारे को हम देखते हैं कि क्या है कि क्रांति की संभावनाएं हमको कम देखने को मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रांतियां उस लेवल पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है उसमें सबका पार्टिसिपेशन है और सबको राइट्स है। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है, बिल्कुल न्यायिक तरीके से क्या किया जा रहा है, सबको अधिकार दिए जा रहे हैं और सबके सब सत्ता में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में ही क्या होती है, हम देखते हैं कि क्रांतियां कम होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में कम क्रांतियां होती है रदर देन राजतंत्र के। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को ये भाव होता है कि सरकार मेरी है, मैं चुन रहा हूं, भले ही वो चुने या ना चुने वो अलग विषय है। अभी हम एक थ्योरी पढ़ेंगे आगे, एलीट क्लास, ठीक है, एलीट क्लास हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पमत का लोकतंत्र सिद्धांत या अल्पमत का हाँ वो एक ही चीज है। तो ये वहां पर भी हम देखेंगे चीजें। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, सिंपल सी चीज देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के हाथ पर ही क्या हो, पावर हो, या कुछ लोग ही सत्ता में बैठे रहे। हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए सत्ता का, हर एक व्यक्ति तक क्या होनी चाहिए, सत्ता तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न इसमें देखा जाए तो बाहर जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर व्यवस्थाएं काफी हद तक सही दिखती है, रदर देन ऐसी जगहों पे जहां पर क्या है आज भी मोनार्क या कह सकते हैं राजतंत्र या मिलिट्री शासन है। क्यों? क्योंकि वहां पर सत्ताएं बहुत कम लोगों के पास है और हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर। आगे बढ़े, साथ में भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता को कम। यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि जहां, ध्यान रखिएगा, जितने देश गरीब है, जितने देशों में समस्या है वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, और जहां पर भ्रष्टाचार कम है मतलब वहां पर क्या है, वहां पर हमको एक क्रांति जैसी, कभी आपने बहुत रेयर चांस है आप सुनेंगे कि यूरोप में, खैर यूरोप का तो एग्जांपल लेना ही बकवास है क्योंकि 200-300 साल पहले इन्होंने जो भी किया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम अब फिर भी ले लेते हैं। हम कभी देखेंगे कि स्वीडन और नॉर्वे में, क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि वहां के लोग क्रांति करेंगे? वहां के लोग जो है, जैसे इन्होंने उसको भगा दिया था कहाँ पर, बांग्लादेश में, वहां के जो वो था प्रेसिडेंट था उसको भगा दिया था। क्या कभी हम स्वीडन में सोच सकते हैं ऐसा? नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि वहां के अंदर, ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता से बचने के लिए जब तक समाज के अंदर नैतिकता नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि नैतिकता की तो लोग बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि नैतिकता की बात जैसे ही हमारा ये व्यक्तिवाद आ जाता है, जैसे हमारा कैपिटलिज्म आ जाता है, वहां ही नैतिकता नैतिकता सब पीछे हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ पैसा, मैं, मेरा देश, यही है।
मेरा देश भी नहीं होता रहता, सिर्फ मैं तक सीमित हो जाते हैं लोग। तो ये बेसिक से कारण बताता है किस चीज के, ये बेसिक से कारण बताता है कि इन सब अगर हम ये उपाय करें तो हमारी क्या हो सकती है, क्रांति रोकी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताता है, स्लाइड में नहीं है, ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लिया जाए आपके घर के अंदर पंगे चल रहे हैं, आपके घर के अंदर आपस में लोग लड़ रहे हैं और पंगे चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमको अब दूर कभी कभी ऐसा भी कर देना चाहिए कि हमको दूर की समस्याओं को पास बुला लेना चाहिए। जैसे कि इसका बहुत जीता जागता एग्जांपल है पाकिस्तान। कैसे, देखिए पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में 4 हिस्सों में जो वो बटा हुआ है, वहां चारों के चारों हिस्सों में खाली पंजाब को छोड़ दिया जाए, लगभग हर कोई अपने लिए अलग देश मांग रहा है। सिंध अलग देश मांग रहा है, बलूचिस्तान अलग देश मांग रहा है, पीओ के तो खैर है ही है, सिर्फ पंजाब बच जाता है। और इस लेवल पे है कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आर्मी के 100 लोगों को मार रखा है। ठीक तरीके से अंदर ही क्रांति चल रही है। ठीक, अब इसके लिए क्या किया जाए, कभी वो भारत के साथ क्या कर देता है, फायरिंग शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो ये देश है इसके अंदर अपने देश के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है, राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न होता है, जिससे ये अपने छोटे छोटे इशू को छोड़ के बड़े इशू की तरफ केंद्रित हो जाते हैं। और उस टाइम क्या करते हैं कि अभी हमारा पहला फर्स्ट एनिमी ये है, हमको इससे लड़ना है। जब हम इससे लड़ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने मुद्दे देख लेंगे। ठीक, इसलिए खुद कहता है कि कभी कभी हमको दूर के समस्या को भी पास बुला लेना चाहिए, वो भी हमारे को क्रांति रोकने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक, दूसरा एक चीज एक और बोलता है, ये कहता है कि कभी कभी ऐसा एथेंस और स्पार्टा में ऐसा होता भी था कि मान ले जाए एक व्यक्ति किंग है, टॉप पोजीशन पे है, और उसके नीचे एक व्यक्ति बहुत ही ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, इमर्ज हो रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो अब ये जो शासन है ये उसको बोलेगा कि देख भाई यहाँ से चला जा। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि इसको इसके ऑर्डर चुभने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक टाइम ऐसा हो जाएगा, इसको आप उससे समझिए, किससे, अगर आपने मिर्जापुर देखी होगी, एक समय मुन्ना भैया क्या कर रहा है, मुन्ना भैया के लिए कौन काम कर रहा है, एक समय मुन्ना भैया के लिए काम कर रहा है गुड्डू पंडित। बाद में वही व्यक्ति क्या करता है, आप जब पावर इस लेवल पर जाती है कि वही बंदी बंदूक उठा के उसको मार देता है। तो यही समस्या उत्पन्न ना हो जाए, कहीं क्रांति का रूप ना ले ले, तो वहां पर क्या हो जाएगी, अगर सोचो उसी टाइम इन्होंने एक वैसे शुरुआत की गई थी, ये देखिए इसको अगर आप समझे तो शुरुआत यहाँ पर किंग कर रहा था कि उसको मार दिया जाए, उनको मरवा भी दिया गया था, परंतु बच गया, वही आगे जाके क्रांति का रूप ले लिया। तो इसलिए एथेंस और स्पार्टा में ये व्यवस्था थी कि अगर कभी कभी कोई व्यक्ति इस लेवल का पावरफुल जाता है कि वो आगे आने वाले टाइम पे इसको चैलेंज कर सकता है, किसको, किंग को, तो उसको कहा जाता था कि आप ये शहर, ये देश छोड़ के चले जाइए। मतलब किसी भी शक्ति को इस लेवल पर नहीं पहुंचने देना है कि वो क्या कर दे, वो शक्ति को चैलेंज करना शुरू कर दे। ये भी तरीके हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, क्रांति को बचाया जा सकता है। अगर बराबर पावर के लोग सामने आ जाए तो ऑर्डर नहीं मानेंगे एक दूसरे के, और वहां पर भी क्रांति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे कुछ रीजन थे जिसको हम क्रांति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको क्रांति का सिद्धांत पसंद आया होगा, सॉरी समझ में आया होगा, पसंद तो क्या, तो एक कुछ नहीं है, छोटा सा सिद्धांत था। ठीक है, और इसी मेन चीज यही है कि क्या क्या चाहता है कि किस तरीके से शांति बनाई जा सके, और उसी के लिए सारा विधि का शासन शिक्षण सब करेंगे। तो ये था इसका क्रांति का सिद्धांत। समझ में आया तो लिखो जय हिंद। इसके बाद हम आगे चलेंगे इसके आगे, जिसको कहते हैं विधि का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्वानों, ये जो अरस्तु का सिद्धांत है विधि का शासन, एक्चुअली ये पहला व्यक्ति ऐसा दिखने को हमको मिल रहा है, क्योंकि प्लेटो का क्या कहता था, प्लेटो कहता था कि ये विधि बुद्धि कुछ नहीं है, किसी काम की नहीं है, तो राजा दार्शनिक है तो विधि भी उसके आगे कुछ नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो विधि के शासन की बात करता है, और यही विधि का शासन है जो वर्तमान सोचो किस लेवल का दूरदर्शी व्यक्ति है ये। उस वक्त ये विधि के शासन की बात कर रहा है, किस वक्त, जिस वक्त ईसा से 400 साल पहले, 300 साल पहले, और अब जाके वो विधि का शासन प्रॉपर क्या हुआ है,
इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे हर जगह। जो लोकतंत्र है इसी विधि के शासन के ऊपर डिपेंड। तो हम तो क्या कहते हैं, हमारे देश में क्या है, विधि का शासन है यही वाला। और इसकी बात वो कब कर रहा है, इतने साल पहले कर रहा। चलिए आगे बढ़े। तो पहली चीज क्या है, प्लेटो क्या है, प्लेटो सीधा सीधा विधि के शासन का क्या है, ये विधि के शासन को अस्वीकार करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये दार्शनिक राजा की बात करता है, तो क्या कहता है कि अगर राजा दार्शनिक है तो विधि बुद्धि की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, उसने जो कह दिया वही विधि है। परंतु ये कहता है कि नहीं, कौन, अरस्तु कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शासन किसका होगा, विधि का ही होगा। तो प्लेटो क्या है, प्लेटो विधि का शासन क्या मानता है, अस्वीकार करता है। और किसकी बात करता है, दार्शनिक राजा की बात करता है। ठीक, वहीं पे अगर बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु क्या कहता है, देखिए अरस्तु सिंपल से एक बात बोलता है कि चाहे व्यक्ति कितना ही दार्शनिक क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो इंसान है, उसके अंदर कभी ना कभी तो भ्रष्ट होने की संभावनाएं उत्पन्न हो ही सकती है। तो रिस्क क्यों लें, किसी एक व्यक्ति के ऊपर क्यों डिपेंड हो, ऐसा चीज रखा जाए जिसके ऊपर क्या हो, जिसके जो किसी के साथ भेदभाव ना करे। अब माना मैं आदमी हूं, मैं इंसान हूं, ठीक है, मेरे पास पावर है और मेरे बेटे ने गलती कर दी, अब मैं बैठा हूं राष्ट्रपति किसी देश का, सारी पावर मेरे पास है, मैं जो कहूं वही शासन है, और उसने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा तो दया का भाव आएगा ना, कि यार मेरा बेटा है, छोड़ देता हूं, आएगा। परंतु ध्यान रखिएगा कानून के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। कानून ये नहीं देखता कि ये मेरा सगा है, ये मेरा सगा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, उसके लिए सबके सब एक जैसे है। इसीलिए कहता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना, कानून नहीं चलना चाहिए, प्रॉपर लोगों के द्वारा, उनकी सहमति के द्वारा एक संविधान बना होना चाहिए, प्रॉपर विधि बननी चाहिए, और वही विधि सबकी सहमति से बननी चाहिए, और वही क्या करेगी, वही शासन करेगी। सेम इश्यू क्या कहता है, विधि का शासन। सिंपल सी बात कहता है, व्यक्ति क्या हो सकता है, व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, तो इसलिए व्यक्ति को जो आप दार्शनिक राजा की बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। ठीक, आगे क्या कहता है, ये मध्यम मार्ग लेता है कि विधि का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए, विधि का शासन, क्योंकि दार्शनिक राजा और ये उसकी बात नहीं करता, किंग की बात नहीं करता। ये क्या कहता है कि देखिए भाई विधि का शासन होना चाहिए। विधि क्या है, विधि बहुत बेहतरीन चीज तरीके से चलेगी, किसी साथ पक्षपात नहीं करेगी, किसी साथ भेदभाव नहीं करेगी, और क्या होगा, एक प्रॉपर नियम बने होंगे। ये नहीं कि इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सी सहूलियत दे देते हैं, इसको थोड़ा सा और टफ कर देते हैं, नहीं, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसी है, वो किसी के लिए बदलेगी नहीं, वो सबके साथ एक समान दिखेगी, एक भाव से दिखेगी। इसलिए शासन किसका होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। क्या कहता है, विधि वासना से और विवेक से रहित है, क्योंकि विधि के अंदर क्या नहीं है, वही जो मैंने कहा ना, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर बनाते टाइम फीलिंग्स होनी चाहिए बनाते हुए, पर जब बन गया उसके बाद नहीं। ठीक है, इसके अंदर कोई विवेक ये नहीं है कि यार इसके साथ अगर ये बड़ा आदमी है, अगर इसको अभी छोड़ दिया जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा कम कार्रवाई की जाए, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे मेरे काम आ जाए। विधि ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है एक व्यक्ति एक बार में राजा ऐसा कर दे, अगर किसी एक व्यक्ति के पास आपने पावर दे दी, तो इसलिए विधि क्या करती है, इसके पास विवेक नहीं होता है, और इसके पास किसी वासना समझते वही लालसा, इच्छा कि मेरे को चाहिए, वो चाहिए, मैं हूं, वो हूं, ये नहीं है। इसलिए शासन किसका होना चाहिए, शासन विधि का होना चाहिए, क्योंकि वो सबके साथ तभी न्याय हो पाएगा जब विधि का शासन होगा। क्लियर। अगला क्या कहता है, ये जो बहुत लंबे टाइम से प्रथाएं, परंपराएं, क्योंकि वो सब टेस्टेड है परिवार द्वारा, सोसाइटी द्वारा, ये इनको भी क्या करता है, इनको भी विधि मानता है। ठीक है, इसके साथ विधि का पर्याय क्या कहता है, परंपराएं, प्रथाएं सामाजिक विवेक का परिणाम है। जो परंपराएं, प्रथा किसे, क्योंकि समाज ये ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रथा, कोई भी परंपरा ऐसे ही नहीं बनती है जब तक सोसाइटी उसको क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, कभी कभी कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं ऐसे ही बन जाती है, तो वो हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि सारी की सारी परंपराएं, प्रथाएं ऐसी बनती है। जब तक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज के लोग बुद्धि से उसको सोच के एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो परंपरा नहीं चलती, और आगे जाके यही परंपराएं क्या बनती है, विधि बनती है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में आज भी उनकी परंपराएं वही क्या करती है, वही आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करती है। विधि का शासन वहां पर भी है, पर वहां पर राजा भी है, तो राजा भी किसके लिए काम करेगा, विधि के हिसाब से काम करेगा, सर्वोपरि। समझ में आ रहा है। तो ये है विधि का शासन।
ठीक है। विधि विवेक का पर्याय है, मतलब परंपरा, प्रथा, समाज विवेक के परिणाम है, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, विधि का शासन बेहतर क्यों, अगर बात करें कि विधि का शासन बेहतर क्यों, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। क्या हो गया, ये क्या कहता है, दुरुपयोग संभव नहीं है अगर विधि का शासन होगा। आज तो दुरुपयोग लोग जिनके जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वही कर रहे हैं, परंतु ये तो ये मानता था कि अगर विधि का शासन होगा तो क्या होगा, दुरुपयोग कम होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। साथ में क्या कहता है कि दार्शनिक राजा का विचार एक यूटोपिया, क्योंकि वो दार्शनिक राजा वाला कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, वो क्या है, एक स्वप्न है, एक कल्पना है। तो आप कल्पनाओं में मत जिए, व्यवहारिक में आइए। व्यवहारिक में क्या कहता है, विधि ही है जो लोग आपस में मिलकर बनाएंगे और अपने लिए बनाएंगे और अपने ऊपर ही शासन करेंगे। ठीक है। साथ में आता है सामूहिक विवेक और व्यक्ति की सामूहिक विवेक, ध्यान देखिए क्या कह रहा है, सामूहिक विवेक, क्योंकि विधि कौन बना रहा है, सब लोग। सब लोग बोले तो जनता, तो जनता का विवेक, मतलब वह सामूहिक विवेक से विधि बनी है। और किंग क्या है, किंग के पास सिर्फ इकलौता विवेक है, तो एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा अच्छे से काम करता है सामूहिक विवेक। तो इसलिए कहता है जो विधि का शासन है वो सामूहिक विवेक के द्वारा क्या कर गई है, निर्माण में आई गई है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर है एक व्यक्ति के विवेक से। क्लियर? कोई समस्या, कोई प्रश्न? चलिए आगे बढ़े।